मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। मून के बनने का एक प्रोसेस था, लुक एट दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस को कहते हैं जियांट इम्पैक्ट। जियांट इम्पैक्ट सभी लोग देखेंगे ध्यान से, जो नहीं दिखे वो खड़ा होकर भी देख सकता है। ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। बहुत समय पहले एक बहुत ही मतलब लगभग ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा मीटराइट आपने इससे टकराया अर्थ से। टकराने के बाद इसने अर्थ को क्या कर दिया, एक कॉर्नर से, जैसे बेसन का लड्डू छीन देते हैं तो एक कॉर्नर से ये छिल गया। उसके बाद इस अर्थ की ग्रेविटेशन इम्पैक्ट की वजह से ये जो मटेरियल है अर्थ के अराउंड अनकंसोलिडेटेड वे में घूमना शुरू हो गया और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि कंसोलिडेट हो गया। ये रहा मून, मून, ठीक है। तो मून जो बना है ये अर्थ के ही मटेरियल से बना है। लुक एट दिस मून, ओके। सबसे पहले ये स्टेज, देन दिस, देन दिस, देन दिस। तो जियांट इम्पैक्ट की वजह से मून बना। अब अगर आपको मैं कहूँ, चलो मून बैठ जाओ अपनी जगह। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि मून का सरफेस हमें जो वाइट दिखता है, एक्चुअल में मून का सरफेस कैसा है? एक्चुअल में मून का सरफेस ऐसा है, ग्रेइश कलर, ग्रे कलर का है और मून की शक्ल बहुत ही गंभीर है, ठीक है। मून के सरफेस पे जब आप उतरेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी, दैट इज ऑफ ग्रे कलर, डार्क कलर, एंड इट इज ऑफ वेरी बैड टेक्सचर, लुक बहुत ही बैड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मून पे क्या पाया जाता है? मून पे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, देयर आर माउंटेन्स। मून पे बहुत हाई लेवल की वैलीज पाई जाती हैं, देयर आर वैलीज, रिवर वैलीज। मून पे क्या पाए जाते हैं? क्रेटर्स, गड्ढे जो मेटेरॉइड्स ने किए हैं। और मून पे क्या पाए जाते हैं? लावास। मून के अंदर से बहुत सारे लावास निकले हैं तो लावा सरफेस पाया जाता है। माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, लावा सरफेसेस हैं, एंड देयर आर क्रेटर्स, गड्ढे। अब आपसे अगर कोई पूछे कि जो आज की डेट में आपको मून यहाँ से दिखता है, तो मून में आपको ये जो डार्क डार्क पैचेस दिखते हैं नीचे से देखने पर, ये क्या है? ये माउंटेन्स की शैडो है, ठीक है। जो माउंटेन्स और वैलीज यहाँ बनी है मून पे, वो जो परछाई डालते हैं वो दिखती है, ठीक है। वी आर लकी कि हमें यहाँ खड़े खड़े एक मून दिखता है। ऐसे ही मून पे चले जाएंगे तो एक अर्थ दिखेगी, ठीक है। तो बिना कहीं गए हमें एक इतनी बड़ी चीज़ दिखती है, वी आर लकी, ओके। अब अगर हम मून की शुरुआत करें कि मून के बारे में क्या कंसेप्ट है, तो मून के बारे में कुछ रोचक चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको। क्या चीज़ें जानने को मिलेंगी? सबसे पहली बड़ी चीज़, आप होल लाइफ मून की एक ही साइड देखते हैं, आप कभी भी मून की दूसरी साइड नहीं देख पाते हो। और मून की दूसरी साइड का नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, लैंड ऑफ पीस, शांत इलाका, ठीक है मनदीप? दैट इज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांत सागर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, 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 हाँ, एकदम शांत सागर। अब 2 मिनट में एक चीज समझाऊंगा, समझ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, आपको 2 सेकंड में बात समझ आ जाएगी। देखो, मून की हमें सिर्फ एक साइड दिखती है, कभी भी दूसरी साइड नहीं दिखती है। उसका रीजन क्या है? वो रीजन मैं आपको समझा देता हूँ, आई विल एक्सप्लेन, ओके। इधर देखो, ये मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, दिस इज अर्थ। पोजीशन 1 2 3 4 5, ओके। This is one side of moon. This is one side of moon. This is another side of moon. हमें हमेशा रेड साइड दिखेगी मून, ओके। मून, ओके। मून, ओके। मून, हमें हमेशा कौन सी साइड देखी? मून जितने टाइम में रेवोल्यूशन करता है
उतने ही टाइम में एग्जैक्टली रोटेट भी करता है, इसलिए हमें हर टाइम उसकी एक ही साइड दिखती है। अगर अभी मैं मून की रेवोल्यूशन रोक दूं, ये मून है, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, दिस इज पोजीशन नंबर 3, दिस इज पोजीशन नंबर 4 और दिस इज पोजीशन नंबर 5। इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने किया तो मुझे दूसरी साइड भी दिखी ना उसकी, लेकिन इसी प्रोसेस को अगर मैं रेवोल्यूशन के साथ रिपीट करूं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, जितने टाइम में रिवॉल्व करना ठीक उतने टाइम में रोटेट करना। इसकी वजह से हमेशा मून की कौन सी साइड दिखती है? एक साइड। सिंपल एक्सपेरिमेंट, इससे सिंपलेस्ट ब्लैक होल रिप्रेजेंटेशन इसकी नहीं हो सकती। ओके, ठीक है, समझ आया? फिर अब हम आगे चलते हैं। अगला बहुत बड़ा हमारा जो काम होता है कि मून का सरफेस बहुत ठंडा होता है। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। मून का मास बहुत कम है, 6 टाइम कम है अर्थ के कंपैरिजन में, और मास बहुत कम होने की वजह से मून का ग्रेविटेशन पुल बहुत ही कम है, और ग्रेविटेशन पुल बहुत कम होने की वजह से उसका सारा का सारा एटमॉस्फेयर उसको छोड़ के जा चुका है। यानी कि मून जब कभी बना था एटमॉस्फेयर था, अब मून का एटमॉस्फेयर एस्केप कर चुका है, अब वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सन की लाइट, यानी कि सन की रेडिएशन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मून पे रिसीव होती है, तो दिन का टेम्परेचर 120 से 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रात के टाइम पर जब सन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता है मून पर, तो सारी की सारी रेडिएशन मून लूज कर देता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट नहीं है जो उसे डिस्टर्ब करे। इसकी वजह से मून का टेम्परेचर रात के टाइम पे 150 से 200 डिग्री सेल्सियस कूल हो जाता है। तो दिन के टाइम पे एक्सट्रीमली हॉट, रात के टाइम पे एक्सट्रीमली कूल, ये मून की खासियत है। अगली इंपॉर्टेंट बात मून के बारे में, मून के फेजेस होते हैं। देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। ध्यान से देखेंगे आप सभी, सबको दिख रहा है? ठीक है। सपोजिटली यहाँ पर सन है, दिस इज सन, ठीक है जी। तो जब यहाँ पर सन है, मून इज ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी, वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। जो लाइट उस पे गिरने के बाद किसी दूसरे को की आंखों में परसीव होती है, इसकी वजह से मून नजर आता है, ठीक है। तो मून जो दिखता है दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फॉलन ऑन द मून। तो अगर हम नोटिस करें तो दिस इज सन, दिस इज मून, दिस इज अर्थ, ओके। ये जो मून यहाँ पर है, इस पे ये लाइट रेज गिरी और ये रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे रिसीव हुई थी, हमें दिख रहा है। लेकिन अगर ये मून एग्जैक्टली इस सिचुएशन में होता, एग्जैक्टली सेंटर में होता अर्थ और सन के, तो फिर क्या सिचुएशन बनती? ये वाली, दैट इज अ न्यू मून। कोई मून नहीं है। जिस दिन क्या होती है? अमावस्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून। उस दिन चंद्रमा नहीं दिखता, और चंद्रमा दिख नहीं रहा है, फिर भी उसे न्यू मून कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अगले दिन बाद से मून बनना स्टार्ट होता है। उसके अगले दिन बाद से मून क्या होता है? बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये चीज समझ आ रही? तो जब मून एग्जैक्टली अर्थ और सन के सेंटर में होगा, तो जो पूरी की पूरी लाइट है वो मून के सरफेस पे पड़ेगी और फिर अर्थ तक पहुंचेगी, तो मून की वो साइड ब्राइटन होगी जो हमें नहीं दिख रही है। इसलिए मून हमें क्या दिखेगा? डार्क, क्योंकि मून पे कोई भी लाइट पड़ करके हमारे तक पहुंच ही नहीं रही है। तो दैट इज न्यू मून। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे मून थोड़ी सी पोजीशन चेंज करेगा, उसका एंगल डिफरेंस डिफरेंट हो जाएगा अर्थ और सन के साथ, तो जो लाइट पड़ेगी वो पड़ के हमारे तक पहुंचेगी, तो हमें क्या दिखेगा? दिस इज द फर्स्ट विजिबिलिटी, दैट इज वैक्सिंग क्रेसेंट। वैक्सिंग माने एडिशन, क्रेसेंट माने दाती, जो दाती होती है। तो वैक्सिंग क्रेसेंट इज द फर्स्ट स्टेज आफ्टर द न्यू मून। ये क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है। वैक्सिंग क्रेस्ट के बाद ये देखिए, अब मेरी एक बात सुनिए ध्यान से। मेरी बात सुनिए, मून को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक पूरा सर्कल पूरा करना है ना, और एक सर्कल को मैं अगर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लूँ, 4 क्वार्टरों में डिवाइड करूँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फाइनली फोर्थ, ठीक है।
तो द थिंग इज, और इसका दूसरा लॉजिक ये है कि जब ये मुझे फुल मून दिख रहा है तो दिख तो मुझे मून की हाफ साइड रही है ना, वो फुल मून का हाफ मुझे दिख रहा है और मेरे लिए वो फुल मून है। तो नाउ दिस इज हाफ, दिस इज नॉट फुल, ठीक है। दिस इज हाफ देन दिस इज हाफ देन दिस इज क्वार्टर, ओके। सो दिस इज फर्स्ट क्वार्टर। जब आधा चंद्रमा दिखता है उसे हाफ मून नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। हाफ वाली कोई वर्डिंग, हाफ वाली वर्डिंग आएगी नहीं मून के केस में। दिस इज वैक्सिंग क्रिएंट, then this is half first quarter, then this is waxing gibbous। ग्रीक लैंग्वेज में 75% मटेरियल को gibbous कहेंगे, gibbous। this is waxing gibbous, GIBBOUS, ठीक है। then उसके बाद मून जब यहाँ होगा, यानी कि अब मून, सन सामने है, बीच में अर्थ है, मून पीछे जा चुका है, अब मून पे पूरी लाइट गिर रही है तो मून हमें दिख रहा है, तो दैट इज अ फुल मून, पूर्णिमा, ठीक है, दैट इज अ पूर्णिमा। अब इसके बाद फिर से मून छुपना शुरू होगा, फिर से मून सामने जाने लगेगा, दैट इज वैनिंग गिब्बस, वैनिंग गिब्बस। नाउ दिस इज वैनिंग गिब्बस, दिस इज थर्ड क्वार्टर, दिस इज वैनिंग क्रेस्ट, देन दिस इज अगेन न्यू मून। अब एक चीज इसमें समझनी है, न्यू मून से 15वें दिन पर आता है वैक्सिंग फुल मून, न्यू मून से 15वें दिन पर आता है फुल मून, ठीक है, और फुल मून से ठीक 15वें दिन पर आता है न्यू मून, ठीक है। यहाँ से ठीक ये, यहाँ से ठीक ये, ठीक है। टोटल ये प्रोसेस लगभग 29 दिनों का होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर कंफ्यूज किया, कहीं कहीं पर 27 डेज, 27 दिन 4 घंटे 46 मिनट 4.09 सेकंड करके दिया गया होगा, कहीं कहीं पर 29 डेज इसी को कहा गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज सुनो, जितने दिनों में मून अपना पूरा एक फेज कंप्लीट करता है, लाइट लगाओ, जितने दिनों में मून अपना एक पूरा फेज कंप्लीट करता है, इसे कहते हैं लूनर फेजेस, मून को कहते हैं लूनर, दिस इज द लूनर फेजेस। और कई सारे रिलीजन ऐसे हैं जो इस, जैसे हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, दैट कैलेंडर इज अ ग्रेगोरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी में ही वाला जो कैलेंडर, दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, एंड ग्रेगोरियन कैलेंडर इज अ सोलर कैलेंडर, वो सन पे बेस्ड है कि सन कितने दिनों में अर्थ का चक्कर लगाता है, 365 डेज में, ठीक है। नहीं, जो कैलेंडर है, कैलेंडर जो कैलेंडर हम यूज करते हैं, दैट इज ऑफ 365 डेज, कि अर्थ सन के अराउंड कितने दिनों में चक्कर लगा लेती है। अर्थ टाइम जो दूसरे डिस्टेंट स्टार्स उनके अराउंड तो अर्थ चक्कर लगा ही नहीं करती ना, अर्थ तो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। तो हम जो कैलेंडर यूज करते हैं बेसिकली दैट इज ऑफ सोलर कैलेंडर, जो सन पे बेस्ड है, दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन बहुत सारे रिलीजन जैसे इस्लाम है, इस्लाम लूनर कैलेंडर यूज करता है, जिसका महीना मून के डेजेस पे डिपेंड होता है, ठीक है। इसलिए उनका साल भी छोटा होता है, 355 दिनों का, क्योंकि उनका महीना छोटा होता है, इसलिए उनका साल भी छोटा होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और उसे क्या कहते हैं, अन्नो हिजरी कैलेंडर, AH, अन्नो हिजरी कैलेंडर, AH कैलेंडर, जिसका पहला साल स्टार्ट होता है 622 में, जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी, ठीक है, हिजर का दौर शुरू हुआ था, तो उनका कैलेंडर लूनर डेज पे बेस्ड होता है। हिजर मतलब वो बड़ा दौर जो बंदा अपने आप को फना करता है, खुदा दी मौत बंदगी, केड़ा सर क्या नाम है, AH, अन्नो हिजरी, अन्नो हिजरा या अन्नो हिजर है, ANNO, जितना AD ਹੁੰਦਾ अन्नो डोमिनी, अच्छा अन्नो डोमिनी नहीं ਹੁੰਦਾ AD, अन्नो डोमिनी माने इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जो क्रिश्चियन का जन्म होया ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ क्राइस्ट ਦਾ जन्म होया ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ AD है ना, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब वो तो लगे ਹੁਣ ਤਾਂ लॉर्ड ਦਾ ईयर ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्रिश्चियन ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, क्राइस्ट ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ठीक है। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ AD UD, ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, BCE ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਏਰਾ, और ਹੁਣ यूज होता है CE, कॉमन एरा, करंट एरा, कॉमन एरा या करंट एरा, ठीक है। तो ये ना मून के बारे में दूसरा फैक्ट, मून के फेसेस पता लगे, मून की एक ही साइड पर दिखती पता लगे, मून का सरफेस, मून का टेम्परेचर, सारा कुछ पता लग गया। अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगा करके, करंट, जब मून पूरी तरह से अर्थ के पीछे आ जाता है और अर्थ का साइज तो मून से बड़ा है, तो अर्थ मून को ढक क्यों नहीं लेती, मून पे लाइट कैसे जाती है और फुल मून कैसे दिखने लग जाता है। एक बड़ी बॉल
सबसे बड़ी बॉल फुटबॉल, उससे छोटा बॉल दैट इज लेदर बॉल, उससे छोटा बॉल क्रेजी बॉल, बड़ी बॉल के सामने फुटबॉल के सामने लेदर बॉल के सामने क्रेजी बॉल। तो ये वहाँ से पड़ रही है टॉर्च की लाइट, तो क्रेजी बॉल पे लाइट कैसे पहुँच पाएगी? ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये सन है, ओके, ठीक है। ये मून दिख रहा है आपको? थोड़ा भी नहीं दिख रहा ना मून? दिख रहा है? लाइट बड़ी है जो बल्ला लगा था मेरे पे दिखा। दूर कर दिया मैंने, इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। इधर पहले ढक्कन लग गया, इतने नेड़े लेके आया मेरे हाथ में, कर लो जितना बड़ा करना है इसको। क्या ये ढक्कन दिखेगा? है भाई, जरा करनी है, दूर लाया वो लाइट में, क्यों रूम की लाइट बंद कर, एंगल ना चेंज, रूम की लाइट बंद कर, ज़्यादा दूर लाया जितनी लगेगा, और लगा दे मोबाइल 4-5, अपना भी लगाओ। लाइट का एकदम लगा दे जितने भी होने मोबाइल लगा दे, ये ढक्कन नहीं दिखना रहा, पर ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि इतनी की या फुल गई है ना। चुप उतनी चुप 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 थोड़ा सा चलेगा, पूरा ढक्कन दिख रहा, पूरा ढक्कन दिख रहा, वेरी गुड, देख रहे हैं ना पूरा ढक्कन। मून का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट से 5 डिग्री इंक्लाइंड है, जिंदगी भर याद रखना ये बात, ठीक है। दिस इज द रीजन, ठीक है मोहित जी। सुनिए मैं आपको सोलर चौक मून, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, तो मून का ऑर्बिट भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मून का ऑर्बिट थोड़ा सा ऐसा है, नॉट ऐसा, ऐसा, इस वजह से वो फुल लाइट पड़ती है सन की, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है तो हम कहते ही है कि हमारे पीछे है पूरा, लेकिन पूरा ब्राइटन होता है क्योंकि दैट इज इंक्लाइंड। समझ आया मेरे बच्चे? अनुमान लाइट ऊपर से ऊपर है, ऊपर और ऊपर तले जिधर भी, बस कहानी, ठीक है। अब समझो एक बात, नोट करते थे मतलब, दिस इज द रीजन, ओके। कोई सोलर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हां है। अब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। जब भी सूर्य पृथ्वी और चंद्र एक लाइन में होते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं सिजगी, सिजगी, SYZYGY, सिजगी। यानी कि सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स तभी लगेगा जब सिजगी बनेगी। सिजगी बने जब तीनों का एक कतार में आना। अब सोलर एक्लिप्स कब लगता है? सोलर एक्लिप्स तब लगता है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है ना। लेकिन मैंने अभी बताया कि हर 27वें 28वें दिन मून आता है बीच में, फिर हर 28वें दिन सोलर एक्लिप्स क्यों नहीं लगता? ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मून, ठीक है, क्योंकि मून का ऑर्बिट क्या है? इंक्लाइंड। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशंस बनती हैं जब जो काट रहा है, जब अर्थ के ऑर्बिट को वो जहाँ पे काट रहा है उस पॉइंट पे जब ये कभी एक लाइन में आ जाए तो एक्लिप्स लगते हैं, सोलर एक्लिप्स लगता है, ठीक है। देयर आर सम रेयर सिचुएशंस। आई बात समझ में? सर ऑर्बिट मूव कर दी होगी, आराम से कंटिन्यू ना आपने समझा होगा सही करना। पहले सोलर एक्लिप्स समझ लो आराम से। सोलर एक्लिप्स हमेशा कब लगेगा? जब कौन सा दिन होगा? न्यू मून। सिर्फ काफी जाती कि क्या है ना कि दो बीच आ जाएगा तो दिख ही ना दिखा। हां, वो है क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਰੀਜਨ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਹੋਇਆ, रिफ्लेक्शन इधर होगी ना वापस सन वाल, अर्थ से नहीं आई लाइट। जब तक अर्थ से लाइट आएगी ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ये तो पीछे आएगा। ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ।
सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि दिस इज सोलर एक्लिप्स, दिस इज सोलर एक्लिप्स, ठीक है। सोलर एक्लिप्स कब होगा? जब भी कभी होगा सिचुएशन मस्ट चाहिए कि दिन कौन सा होना चाहिए? न्यू मून, न्यू मून, यानी कि मून सन और अर्थ के बीच में हो उस दिन। जब भी मून सन और अर्थ के बीच में होता है उसी को न्यू मून कहते हैं, अमावस्या। यस सर, न्यू मून होना चाहिए, दिस इज सोलर एक्लिप्स। इसके अलावा इसके बिल्कुल विपरीत आता है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स कब होगा? जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगी, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है और अर्थ के रिवॉल्व के रेवोल्यूशन के साथ अर्थ के साथ मून भी रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ जब सन के अराउंड घूम रही है तो अकेली नहीं घूम रही है, अपना मून लेके घूम रही है, ठीक है। और वो मून अर्थ चाहे 365 दिनों में चक्कर लगा रही है, लेकिन मून हर 29 दिन पे एक चक्कर मार लेता है। तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि दिस इज अर्थ, दिस इज मून, दिस इज अर्थ, अर्थ के अराउंड घूमता हुआ ये मून, ठीक है। तो हर बार जब ये मून यहाँ आता है तो अर्थ मून सन बनता है, और हर बार जब ये मून यहाँ जाता है तो मून अर्थ सन बनता है, लूनर एक्लिप्स, ठीक है। जब अर्थ बीच में आ जाए तो कौन सा एक्लिप्स? लूनर, चंद्र ग्रहण। जब चंद्र बीच में आ जाए तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट समझो। साल में मैक्सिमम 7 लूनर एक्लिप्स और मैक्सिमम 7 सोलर एक्लिप्स बनते हैं। साल में 7 बार ही ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब ये तीनों एक लाइन में आते हैं और एक एंगल पे आते हैं, ठीक है। अगला मेन डिफरेंस, लूनर सोलर एक्लिप्स सिर्फ कुछ सेकंडों या कुछ मिनटों का होता है। क्यों? क्योंकि मून का साइज बहुत छोटा है, वो ज़्यादा देर तक सन को ढक नहीं सकता, साइज इज वेरी स्मॉल। तो हमेशा एक बात याद रखना कि सोलर एक्लिप्स क्या होगा? क्षण भर का, सिर्फ कुछ सेकंडों या मिनटों का, ठीक है। लेकिन लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण कई घंटों का होता है, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, और अर्थ अगर बीच में आ गई तो देखो कितनी देर तक ढक के रखेगी मून को, है ना, ठीक है। तो लूनर एक्लिप्स बहुत घंटों का होता है और सोलर एक्लिप्स बहुत छोटा होता है। सोलर एक्लिप्स अर्थ के सिर्फ कुछ पॉइंट्स से ही देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मून का साइज बहुत छोटा है और मून रास्ते में आया है, तो आप अगर अर्थ के इधर खड़े हो तो नहीं दिखेगा, अर्थ के इधर खड़े हो तो नहीं दिखेगा, सिर्फ कुछ पॉइंट पे खड़े हो तो ही दिखेगा ना सोलर एक्लिप्स। लेकिन लूनर एक्लिप्स अर्थ पे किसी भी कोने पे खड़े हो तो दिखेगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा मेन डिफरेंस, अब आती है दूसरी बात, जब सन की रेस मून द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो मून धरती के ऊपर, कुछ लोग वो होते हैं जो पूरी तरह से डार्क रीजन में आ जाते हैं, पूरा डार्क रीजन एकदम काला साया छा जाता है, उसको कहते हैं दैट पोजीशन इज कॉल्ड उम्ब्रा, दैट इज उम्ब्रा, ओके। पूरा रीजन मतलब दैट पूरा रीजन shadow cast by the moon on the planet earth, that dark shadow cast by the moon on the planet earth is called umbra, and that light shadow, ये लाइट इसको क्रॉस करके भी निकलेगी ऐसे और ऐसे, that light shadow which is under the effect of the solar eclipse, that is penumbra, penumbra, this is penumbra, this is umbra, ये क्वेश्चन बहुत आता होता है। इसी तरह से अर्थ का